अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इस चैप्टर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का आर्टिकल 2.2 है द हिल्बर्ट स्पेस एंड वेव फंक्शंस। हम देखेंगे कि हिल्बर्ट स्पेस क्या है और वेव फंक्शंस क्या हैं। तो बेटा सबसे पहले है द लीनियर वेक्टर स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस से पहले हम देखेंगे लीनियर वेक्टर स्पेस क्या है। अ लीनियर वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ एलिमेंट एंड टू अलजेब्रिक रूल्स। लीनियर वेक्टर स्पेस जो है इसके अंदर एलिमेंट्स के टू सेट्स आते हैं और टू अलजेब्रिक रूल्स यूज़ होते हैं। अब देखते हैं कि टू एलिमेंट्स के सेट कौन से हैं और अलजेब्रिक रूल्स कौन से हैं। अ सेट ऑफ वेक्टर्स साई फाई काई एंड अ सेट ऑफ स्केलर्स ए बी सी। हमने कहा ना टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या आएगा, एक हमारे पास स्केलर का सेट होगा और एक हमारे पास वेक्टर्स का सेट होगा। ठीक है, टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स में हमारे पास टू सेट्स आएंगे। किसके? फर्स्ट वन है सेट ऑफ वेक्टर्स एंड सेकंड है सेट ऑफ स्केलर्स। तो सेट ऑफ वेक्टर्स में क्या आएगा, साई फाई काई, और स्केलर्स में क्या आएगा, ए बी सी। इसके अलावा उसने कहा क्या कहा है, अलजेब्रिक रूल्स हैं, मतलब अलजबरा के कौन से टू रूल्स जो हैं वो आपने अप्लाई करने हैं। तो बेटा फर्स्ट वन है आ रूल फॉर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का रूल, एंड अ रूल फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और स्केलर को मल्टीप्लाई करने का रूल। ठीक है, वेक्टर को ऐड करने का रूल और स्केलर को मल्टीप्लाई करने का रूल। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स कौन से हो गए, स्केलर और वेक्टर्स। ठीक है, और मतलब वन सेट फॉर स्केलर्स एंड वन सेट फॉर वेक्टर्स। यहाँ पे कह सकते हो सेट फॉर स्केलर्स एंड सेट ऑफ वेक्टर्स। और अलजेब्रिक रूल्स में क्या आ जाएगा, वेक्टर्स एडिशन आ जाएगी। ठीक है, वेक्टर एडिशन आ जाएगी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो लीनियर वेक्टर स्पेस जो है वो इन टू सेट्स पे कंसिस्ट करती है। ठीक है, लीनियर वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें टू सेट्स जो हैं हमारे टू सेट्स होते हैं एलिमेंट्स के और टू अलजेब्रिक रूल्स आते हैं। टू सेट्स में स्केलर और वेक्टर्स आ जाएंगे और अलजेब्रिक रूल्स में वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं कि एडिशन रूल क्या है और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है। तो एडिशन रूल है किसके लिए, वेक्टर के लिए। द एडिशन रूल हैज़ द प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्लियन ग्रुप। बेटा इसका जो है एडिशन रूल की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर जो है एब्लियन ग्रुप से मिलती है। कैसे देख लेते हैं अभी। मतलब इफ़ साई एंड फाई आर वेक्टर्स, ठीक है ना, एडिशन रूल किसके लिए लेना है, वेक्टर्स के लिए। अब वो कह रहा है कि इफ़ साई एंड फाई आर वेक्टर्स एलिमेंट ऑफ अ स्पेस, अगर साई और फाई जो है वो वेक्टर्स एलिमेंट हो लीनियर स्पेस के, ठीक, देयर सम साई प्लस फाई इज़ आल्सो अ वेक्टर ऑफ सेम स्पेस। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी या जो चीज़ मिलेगी वो भी वेक्टर ही होगी, और किस स्पेस की, उसी लीनियर स्पेस की जिसमें साई और फाई जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, मतलब साई और फाई अगर हमारे पास एक ही स्पेस के टू वेक्टर्स हैं, आप इन्हें ऐड करते हो, ऐड करके जो चीज़ आपको मिलेगी वो भी एक वेक्टर ही होगी और उसी स्पेस की होगी जिस स्पेस में साई और फाई जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, इसमें कम्यूटेटिविटी क्या है, साई प्लस फाई मस्ट बी इज इक्वल टू फाई प्लस साई। ठीक है, अगर हम साई में फाई को ऐड करें या फाई में साई को ऐड करें तो आंसर दोनों का क्या होगा, सेम। तो ये कहलाएगी कम्यूटेटिविटी, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी बाय एडिशन। ठीक है, हम एडिशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएटिविटी, मतलब साई प्लस फाई प्लस काई करें तो किसके इक्वल आएगी, साई प्लस फाई प्लस काई। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो है वो इक्वल आएंगी, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, एसोसिएटिविटी। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ अ ज़ीरो और न्यूट्रल वेक्टर।
फॉर ईच वेक्टर साई देयर मस्ट एग्जिस्ट अ ज़ीरो वेक्टर और सच दैट, अब वो ये कह रहा है कि जब हम एडिशन रूल अप्लाई करते हैं तो बेटा एडिशन रूल में एक वेक्टर मतलब हर वेक्टर साई के लिए वहाँ एक ज़ीरो वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है। देखिए आप साई में ज़ीरो ऐड करें आंसर तो साई रहेगा, मतलब किसी भी चीज़ में ज़ीरो ऐड करते हो तो आपके पास वही आंसर आ जाता है। तो अब वो कह रहा है कि जब आपने एडिशन रूल करना है तो हर वेक्टर के लिए वहाँ ज़ीरो वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है। किस तरह एग्जिस्ट करता है? ओ क्या आपके पास ज़ीरो वेक्टर ओ प्लस साई इज़ इक्वल टू साई प्लस ओ, मतलब ज़ीरो में साई प्लस कर दे या साई में ज़ीरो प्लस कर दे, आंसर क्या आएगा? साई आएगा। क्योंकि आपको पता है ज़ीरो एक ऐसी वैल्यू है जो आपकी वैल्यू को चेंज नहीं करती जब आप ऐड करते हो। अगर यही ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो कि एडिशन रूल में आपको पता है ज़ीरो जो है हमारी वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करता, इसलिए वो कह रहा है कि एडिशन रूल में वेक्टर के अंदर जब आप कोई ज़ीरो वेक्टर ऐड करते हो तो क्या होता है, आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं होता। एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिमेट्रिक और इन्वर्स वेक्टर, अब यहाँ वो कह रहा है कि यहाँ मतलब सिमेट्री पाई जाती है या फिर आप ये कह सकते हो वेक्टर का इन्वर्स वेक्टर जो है वो मतलब पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। अगर आप वेक्टर में उसका इन्वर्स वेक्टर ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ओ आपके पास क्या है? ज़ीरो वेक्टर। ईच वेक्टर साइड मस्ट हैव अ सिमेट्रिक वेक्टर। सिमेट्री मतलब से सिमेट्री किस में आ जाएगा? इसको आपने मतलब क्या करना है, जो भी वेक्टर गिवन होगा आपने उसके अंदर उसके इन्वर्स को ऐड करना है, तो आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। हैव अ सिमेट्रिक वेक्टर माइनस साई, ठीक है, माइनस साई क्या है? सिमेट्रिक वेक्टर है, मतलब जो भी वेक्टर होगा उसका इन्वर्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक वेक्टर होगा। तो मतलब अगर वेक्टर मौजूद है तो बेटा उसका इन्वर्स भी मौजूद है। जब वेक्टर में इन्वर्स वेक्टर ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ज़ीरो वेक्टर। तो देखिए प्लस साई प्लस माइनस साई, आपने इनको ऐड करना है चूँकि आप एडिशन रूल पढ़ रहे हो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या आप माइनस साई प्लस साई करेंगे, मतलब इन्वर्स वेक्टर में उसका इन्वर्स वेक्टर ऐड कर दो या इन्वर्स वेक्टर में वेक्टर को ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। बेटा उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन रूल, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स बाय स्केलर्स, ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करना है बाय स्केलर्स, स्केलर्स के साथ आपने क्या करना है? वेक्टर को स्केलर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर आपने वेक्टर ही लिया था, ठीक है, वेक्टर को वेक्टर में ऐड किया था। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, तो इसमें क्या होगा? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स, ठीक है, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? स्केलर के साथ करना है। और स्केलर जो है वो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। हैज़ दीज प्रॉपर्टीज़, जब आप वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो मतलब कौन सी तीसरी प्रॉपर्टीज़ आएंगी आपके पास? द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर विद वेक्टर, मतलब जब वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट आ गया ना आपके पास, मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर विद वेक्टर, जब आप स्केलर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेते हो। बेटा आपको याद है ना, आपने प्रोडक्ट्स टू टाइप्स पढ़ी थी, आपके पास एक स्केलर प्रोडक्ट था और एक वेक्टर प्रोडक्ट था। स्केलर प्रोडक्ट में क्या करते हो, अगर टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है। अगर टू वेक्टर्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर क्वांटिटी ही मिले तो वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। ऐसे ही वो कह रहा है कि स्केलर, द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर विद वेक्टर, जब आप स्केलर को वेक्टर के साथ मतलब मल्टीप्लाई करते हो, गिव्स एन अदर वेक्टर, आपको क्या मिलेगा? एक और वेक्टर मिलेगा, ठीक है। स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, या यूँ समझ सकते हो एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपने पढ़ी हुई हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अभी मेरे जहन में नहीं है, वैसे एक सिंपल एग्जांपल आ रही है, वो ये था कि आप जैसे क्या था, वर्क डन है, वर्क डन में क्या होता है? W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, मतलब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई, मतलब डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? वर्क आ जाता है। या एक और एग्ज़ाम्पल थी,
अभी ये ना आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की कभी मतलब शायद आपको याद हो, आपने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स पढ़े थे ना, तो उसमें मतलब आपने पढ़ा था कि आप स्केलर को मतलब टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, टू स्केलर्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, अगर स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा। तो अभी बेटा मेरे जहन में नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा है कि अगर आप किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मतलब स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास क्या आए, एक वेक्टर ही आए। तो इन जनरल इफ़ साई एंड फाई आर टू वेक्टर्स ऑफ द स्पेस एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास साई और फाई जो है टू वेक्टर्स हों, ठीक है, किसी भी स्पेस के, ठीक है, किसी भी स्पेस के वेक्टर्स हों, तो लेकिन होने सेम स्पेस चाहिए, ठीक है, जिस स्पेस का आपने साई लेना है उसी स्पेस में ही आपने मतलब उसी स्पेस का ही फाई लेना है। एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर इसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें तो बेटा ए साई प्लस बी साई जो है इज़ आल्सो अ वेक्टर ऑफ द स्पेस। जब आप इन्हें ऐड करोगे, ठीक है, आप क्या करो, ए आपके पास यहाँ क्या देखिए, ए आपके पास स्केलर है, साई आपके पास क्या है, वेक्टर है। आप स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर ऐड कर रहे हो उसे, क्या मतलब टू, मतलब पहले आपने क्या किया, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उनको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे आपके पास एक वेक्टर आएगा, और ये जो वेक्टर होगा ऑफ द स्पेस, उसी स्पेस का वेक्टर आएगा, ए एंड बी बीइंग स्केलर्स, ठीक है, ए और बी क्या हो जाएंगे, स्केलर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट से आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखनी है। बेटा अब देखें, यही चीज़ ले लें, ए साई प्लस बी फाई, तो इसमें से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो साई प्लस फाई, तो ये किसके इक्वल आएगा, इसी चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए कॉमन लेके साई प्लस फाई लिखूँ या स्केलर को टू वेक्टर्स के सम के साथ मल्टीप्लाई करूँ, यही है ना डिस्ट्रीब्यूटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से आपने चेक करनी है, तो आपने टू वेक्टर्स लेनी है, साई और फाई, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, स्केलर के साथ। तो बेटा क्या आ जाएगा, पहले ए साई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जो है वो फाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह आप पहले मतलब यहाँ आपने वेक्टर्स के सम को मल्टीप्लाई किया स्केलर के साथ, यहाँ आपने क्या करना है, स्केलर्स के सम को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर बेटा सेम ही रहेगा। तो देखिए ए प्लस बी जो है वो आपके पास टू स्केलर्स का एडिशन है या सम है, इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, साई के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए साई प्लस बी साई। तो देखिए दोनों का आंसर जो है वो सेम है। अब उसके बाद है एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट लिया है, मतलब स्केलर जो है स्केलर को मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हो, स्केलर और वेक्टर के प्रोडक्ट के साथ। तो देखिए ए आपके पास स्केलर है और बी आपके पास भी स्केलर है, तो यहाँ बी और साई ये स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, इसको जब अगेन एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा, जो स्केलर्स होंगे उनके मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन डॉट साई के। फॉर ईच एलिमेंट साई देयर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिटरी स्केलर आई एंड अ जीरो स्केलर सच दैट। अब वो कह रहा है कि यहाँ हर एलिमेंट साई के लिए, वहाँ देखिए आपने क्या वहाँ क्या किया था, ज़ीरो इसमें ऐड किया था। अब उसने कहा है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, आप मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ रहे हो, तो बेटा यहाँ क्या करना है, यहाँ वो कह रहा है कि फॉर ईच एलिमेंट साई देयर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिटरी स्केलर आई, मतलब हर स्केलर के, हर साई के लिए एक यूनिटरी जो है स्केलर होगा, मतलब आई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब अगर आप देखिए साई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास साई ही आंसर आएगा। जैसे देखिए ज़ीरो ऐड किया था तो साई ही मिला था, इसी तरह आई, मतलब आपने याद रखना है कि जब हमने ऐड करना हो तो हम ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो ऐड करने से हमारी इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होती। और अगर हमने मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई के केस में हम वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वन के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारी इक्वेशन में चेंज नहीं आता। तो बच्चे यहाँ आ गया आई के साथ, ये आई आपके पास क्या है, यूनिटरी स्केलर है, ठीक है, यूनिटरी मतलब वन। तो आई मतलब आपने आई को साई के साथ मल्टीप्लाई किया या साई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आएगा, साई आएगा। इसी तरह वो कह रहा है एंड अ ज़ीरो स्केलर, ज़ीरो स्केलर भी होगा सच दैट, मतलब ज़ीरो स्केलर कैसे, अगर आप इसको साई को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास था मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर स्केलर्स, और ऊपर आपने देखा वेक्टर एडिशन, ठीक है, एडिशन पढ़ी वेक्टर्स के लिए। अब है हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस क्या है, हिल्बर्ट स्पेस बेटा जो ये एज है ना, इसको हिल्बर्ट बोलते हैं, ठीक है, हिल्बर्ट, इस हिल्बर्ट को इस एज से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ भी ये वाला एज लिखा होगा आप फ़ौरन समझ जाओगे कि हिल्बर्ट स्पेस की बात हो रही है।
द हिल्बर्ट स्पेस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स एंड अ सेट ऑफ स्केलर्स। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस जो है वो सेट ऑफ वेक्टर्स, मतलब हिल्बर्ट स्पेस में क्या आता है, सेट ऑफ वेक्टर्स आती हैं, और सेट ऑफ स्केलर्स, वेक्टर्स साई फाई काई स्केलर्स ए बी सी, विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज़, जो मतलब जो नीचे चार प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस क्या है, हिल्बर्ट स्पेस में सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं और सेट ऑफ स्केलर्स होते हैं, और ये फोर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपका कोई फंक्शन जो है इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, हिल्बर्ट स्पेस में। तो बच्चे फर्स्ट वन क्या है प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लीनियर, सबसे पहले हिल्बर्ट इज़ अ लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस है, लीनियर स्पेस अभी आपने पढ़ी है। लीनियर स्पेस में क्या आता है, लीनियर स्पेस में आपके पास टू सेट होने चाहिए, किसके, स्केलर और वेक्टर्स के, और सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए, सेकंड आपके पास होना चाहिए टू अलजेब्रिक रूल्स होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल। तो अगर तो ये मतलब टू एलिमेंट्स के सेट और टू जो है वो अलजेब्रिक रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तो आपका फंक्शन जो है वो हिल्बर्ट स्पेस में लाई कर रहा है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीनियर स्पेस वर कंसिडर इन द प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दी है। अब है हिल्बर्ट हैज़ अ डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट दैट इज़ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। अगर आपका फंक्शन जो है, ठीक है, वो हिल्बर्ट स्पेस में लाई कर रहा है तो बेटा उसको लाजमी स्केलर प्रोडक्ट, मतलब उसका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और आंसर जो है स्केलर प्रोडक्ट का आंसर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट साई विद एन अदर एलिमेंट फाई। ठीक है, आपने क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट लेना है, एक एलिमेंट ले लिया हिल्बर्ट स्पेस का साई और एक और एलिमेंट ले लिया फाई, मतलब अगर साई का फाई के साथ आप स्केलर प्रोडक्ट लो, इज़ अ जनरल अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपके पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, आप साई का फाई के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेते हो बेटा, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसको आप लिखोगे साई फाई। ठीक है, ये आपने ब्रैकेट के अंदर साई फाई लिखा हुआ है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई, वेयर साई एंड फाई, मतलब इसका स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के। Watch out for the order, since the scalar product is a complex number, the quantity psi phi is generally not equal to psi phi। मतलब अगर हम a डॉट b करें तो वो बेसिकली होना तो ये चाहिए a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ठीक है ना, a डॉट b आपने पढ़ा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेट करता है, मतलब a डॉट b मस्ट बी इक्वल टू b डॉट a। लेकिन देखिए अब वो यहाँ कह रहा है कि यहाँ जब आप हिल्बर्ट स्पेस की बात करते हैं तो साई फाई का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बेटा अगर अब साई फाई का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो फाई डॉट साई के इक्वल तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा है साई, मतलब यहाँ जो फाई साई जो है नॉट इक्वल टू फाई साई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आए, क्योंकि इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि बेटा क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो फिर ये किसके इक्वल आएगा। अगर मैं लिखती हूँ फाई और साई का स्केलर प्रोडक्ट है तो ये किसके इक्वल आएगा, अब वो साई का कॉन्जुगेट हो जाएगा और फाई जो है वो एज इट इज़ आएगा, मतलब साई का कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन जो है वो चेंज होगा। तो देखें ये इसलिए इनका इक्वल नहीं आ रहा। वाई फाई साई, अगर फाई साई का स्केलर प्रोडक्ट लेती हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, फाई के कॉन्जुगेट के, और साई जो है वो एज इट इज़, मतलब जो फर्स्ट जिसका ले रहे हो स्केलर प्रोडक्ट, जो फर्स्ट टर्म होगी उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, और ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे हिल्बर्ट स्पेस के लिए, क्योंकि यहाँ स्केलर प्रोडक्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। द स्केलर प्रोडक्ट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई विद साई, अगर फाई का साई के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेते हो, इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फाई विद साई। तो अभी यही चीज़ मैंने आपको बताई। देखें अगर साई फाई का लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, मतलब फाई शुरू, देखिए ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं ना तो बेटा ऑर्डर चेंज होता है। देखें यहाँ साई है ना, उसने कहा है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा प्रोडक्ट ऑफ द फाई विद साई, तो साई फाई इज इक्वल टू पहले आ जाएगा फाई। ठीक है, कॉन्जुगेट लेना है ना, तो यहाँ देखिए अगर साई कैट है तो फाई किसकी क्या कहलाएगी, ब्रा कहलाएगी। तो ब्रा बेटा साई को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, वो उसकी क्या बन जाएगी, कैट, और साई जो कैट में है तो हम इसको उधर ले जाएंगे। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा साई जो है मतलब जो ब्रा है वो कैट बन जाएगी, और जो कैट है वो क्या बन जाएगी, ब्रा बन जाएगी।
मतलब ये इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। जैसे आपने ये पढ़ा, इसको खोलोगे ना तो ये ऐसे ही आएगा, साई फाई किसके, साई का कॉन्जुगेट और साथ क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो इसको भी आप खोलोगे तो यही बनेगा, साई का कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है, साई का कॉन्जुगेट आएगा और फाई जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विद फाई इज़ अ लीनियर विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड फैक्टर। कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो फाई का अगर साई के साथ ले तो वो लीनियर होगा विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फैक्टर। मतलब इसके लिहाज से, मतलब अगर फाई का साई के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेती हूँ, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट लेती हूँ तो आपके पास लीनियर आएगा, लीनियर फंक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू साई। तो देखें, इफ़ साई इज इक्वल टू ए साई वन प्लस बी साई टू, तो किसके इक्वल आएगा। अब देखें, पहला फंक्शन आपने ये ले लिया साई, साई की जगह ये आ गया, और पहला यहाँ क्या है, फाई का प्रोडक्ट लेना है साई के साथ, तो फाई पहले वैसे ही लिख लिया, साई की जगह क्या पुट कर दिया, ए साई वन प्लस बी साई टू इज इक्वल टू। तो बेटा ए चूँकि एक स्केलर है, स्केलर जो है क्वांटिटी है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे स्केलर, क्योंकि कॉन्जुगेट लेने से स्केलर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कॉन्जुगेट सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी का लेने से चेंज होता है। तो बेटा क्या करेंगे, पहले फाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो ए बाही ले लिया, तो फाई का स्केलर प्रोडक्ट आ गया साई वन के साथ, फिर प्लस बी को बाही ले लिया, फाई का स्केलर प्रोडक्ट आ गया किसके साथ, साई टू के साथ। एंड एंटी लीनियर विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फैक्टर, और फर्स्ट फैक्टर के लिहाज से क्या होगा, एंटी लीनियर, सेकेंड फैक्टर के लिहाज से क्या हो गया, लीनियर, और अगर फर्स्ट फैक्टर के लिहाज से लूँगी तो क्या आएगा, एंटी लीनियर। तो इसका मतलब ये है कि जब लीनियर चेक करना है तो साई लूँगी ये चीज़, और जब मैंने एंटी लीनियर चेक करना, क्योंकि देखिए ना उसने कहा फर्स्ट वेक्टर लीनियर होगा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो देखिए सेकंड को मैंने ये लिया। अब उसने कहा कि एंटी लीनियर होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर, तो बेटा फर्स्ट वेक्टर आपके पास क्या होगा, ए साई वन प्लस बी ए फाई वन प्लस बी फाई टू। तो अब इसको पहले रखना है, पहले इसको रखा था क्योंकि आपने पहले चेक किया था फर्स्ट वेक्टर की लीनियरिटी चेक की थी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब आपने एंटी लीनियरिटी चेक करनी है तो फर्स्ट वेक्टर की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर, तो इसलिए क्या होगा, सेकंड वेक्टर पहले रखेंगे और फर्स्ट वेक्टर क्या है, साई। तो बेटा जब इसको अब बाहर निकालेंगे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पहले आपके पास आपने जो है वो एंटी लीनियरिटी चेक कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, ए का बाहर इसको निकालेंगे तो ए का कॉन्जुगेट आएगा, फिर साई वन को मल्टीप्लाई करोगे फाई के साथ, इसी तरह बी को बाहर निकालोगे तो बी का कॉन्जुगेट आएगा, और फाई टू को मल्टीप्लाई करोगे साई के साथ, ठीक है। एंटी लीनियर में आपने क्या करना है, क्योंकि साइन चेंज होगा ना, इसलिए इसका कॉन्जुगेट जो है वो लिया जा रहा है। तो देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर साई विद इट्स सेल्फ अ पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब अगर साई का साई के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट ले तो आपके पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा या पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। देखिए साई का साई के साथ दिया तो साई के मैग्नीट्यूड का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये किस ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 के। वेयर द इक्वालिटी होल्ड्स ओनली फॉर साई इज इक्वल टू ओ, मतलब इक्वालिटी कब आएगी, अगर साई की वैल्यू क्या हो, 0। तो जाहिर सी बात है, यही उसने लिखा हुआ है कि साई जो है वो या तो ग्रेटर देन होगा 0 के या इक्वल आएगा 0 के। तो इक्वालिटी तभी हो सकती है अगर साई की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अब इसके बाद है हिल्बर्ट इज़ अ सेपरेबल, देयर एग्जिस्ट अ कॉशी सीक्वेंस साई एन बिलोंग टू हिल्बर्ट स्पेस। यहाँ साई एन जो है वो एलिमेंट होगा किसका, हिल्बर्ट स्पेस का, अगर एन जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 1 2 3 सो ऑन के, सच दैट फॉर एवरी साई ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन साई एन ऑफ द सीक्वेंस फॉर विच, मतलब एक ऐसा फंक्शन होगा, एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए, वैसे तो हिल्बर्ट जो है मतलब सच दैट फॉर एवरी साई ऑफ हिल्बर्ट, मतलब साई जो है वो मतलब किसी हिल्बर्ट के वेव फंक्शन जो होगा, एंड मतलब फॉर सच दैट फॉर एवरी साई ऑफ हिल्बर्ट एंड ई ग्रेटर देन 0, मतलब ई जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 के, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, मतलब वैसे तो ई 0 से ग्रेटर होगा लेकिन एक वैल्यू ऐसी लाजमी होगी जहाँ साई एन ऑफ द सीक्वेंस फॉर विच, जिसके लिए जो है ये हमारे पास साई माइनस साई एन की जो मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या कह सकते हो या इसकी मैग्नीट्यूड कह सकते हो, वो इक्वल मतलब लेस देन होगी साई के। मतलब वैसे तो साई की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी, लेकिन एक टर्म ऐसी ज़रूर होगी जिसमें ये चीज़ जो है वो साई इससे छोटी आ जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी आ जाएगी। अब बेटा हिल्बर्ट इज़ कंप्लीट, एवरी कॉची सीक्वेंस
psi n belong to Hilbert converges to an element of Hilbert that is for any psi their relation। मतलब यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ इस केस में बेटा क्या होगा, कंप्लीट में क्या होगा, अगर हम लिमिट लेते हैं nm अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ nm जो हमारे पास क्या है, बेस है, मतलब बेसिस है, मतलब साई n जो है, साई n का मतलब है कि ये वेव फंक्शन किसी और स्पेस का लिया हुआ है, साई m का मतलब है ये किसी और वेव मतलब किसी और स्पेस का लिया हुआ है, क्योंकि इनकी बेसिस जो है वो डिफरेंट है। तो बेटा अगर हम लें साई n माइनस साई m की मैग्नीट्यूड लें और nm अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे कल आपने पढ़ा था ना, और ऑर्थोगोनल स्टेट पढ़ी थी, तो उसमें बेसिस डिफरेंट होगी तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अगर बेसिस सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1। defines a unique limit psi of the Hilbert such that limit n approaches to infinity, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साई रहने देते हैं और ये साई n तो किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। We should note that in scalar product the second factor psi belong to the Hilbert space while the first factor belong to the dual Hilbert space। मतलब ये जो पहला फंक्शन है ये हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस का होगा और फाई जो है वो ड्यूअल हिल्बर्ट स्पेस का होगा। द डिस्टिंक्शंस बिटवीन, इनमें फ़र्क कैसे पता चलेगा, एच एंड एच डी इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट एज मेंशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि यहाँ स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट नहीं करा, अगर कम्यूट करता तो इसका मतलब था कि दोनों सेम स्पेस की हैं। लेकिन अब चूँकि हमारा एक फंक्शन जो है वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट नहीं करा, तो जो साई होगा वो हिल्बर्ट स्पेस का होगा और जो फाई होगा वो डुअल हिल्बर्ट स्पेस का होगा। ठीक है, टू स्पेसिस है हमारे पास, एक हिल्बर्ट स्पेस है और दूसरी हमारे पास क्या है, डुअल हिल्बर्ट स्पेस है। तो साई हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस होगा, फाई जो है वो डुअल हिल्बर्ट स्पेस का होगा। और इनमें ये फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूट नहीं करता। In the order methods for linear algebra we know that every vector space can be associated with a dual vector space। तो इसलिए हम कहते हैं कि लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि एवरी वेक्टर स्पेस जो है वो एसोसिएट किसके साथ करते हैं, डुअल वेक्टर स्पेस के साथ करती है। अब बेटा डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, अब वेक्टर स्पेस की डायमेंशन और बेसिस के बारे में हमने पढ़ना है। अ सेट ऑफ n नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, हमारे पास n नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, साई वन साई टू सो ऑन साई n इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर ये सोल्यूशन आ जाए, मतलब सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 इंटू एन, मतलब आई की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी 1 2 3 एन तक जाएगी। किसका, a1 साई 1, यहाँ आई ए आई क्या है आपके पास, स्केलर है, और फाई आई आपके पास क्या है, वेक्टर है। तो बेटा अगर हम इनका सम लें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि वेक्टर ज़ीरो नहीं होगा तो यकीनन स्केलर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। यहाँ a1 a2 सोन an इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ a जो है वो ज़ीरो होगा, तो जब उससे आप मल्टीप्लाई करोगे फाई के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। बट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ स्केलर्स, लेकिन अगर स्केलर्स का सेट हो, ठीक है, यहाँ क्या आपने लिया है, इसका तो सेट ऑफ स्केलर्स विच आर नॉट ऑल ज़ीरो। यहाँ तो हम सबको ज़ीरो ले लेना, a1 भी ज़ीरो ले लिया, a2 an, मतलब सारे स्केलर ज़ीरो ले लिए। लेकिन कहता है अगर आपके पास ऐसा सेट हो जिसमें सारे स्केलर जो है वो ज़ीरो ना हो, तो तब तो ये पूरी टर्म नहीं ना ज़ीरो हो सकती। ये तो बेटा सिग्मा लगाया हुआ, तो इसका मतलब है हमारे पास ए आई साई आई का मतलब है a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 a3 साई 3 सो ऑन। तो यहाँ जितने भी ए हैं a1 a2 a3 a4 सो ऑन an को हमने ले लिया ज़ीरो। तो आप ज़ीरो को, जब ज़ीरो को किसी भी साई 1 साई 2 साई 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन अब वो बात कर रहा है कि बट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ स्केलर्स, अगर आपके पास ऐसा स्केलर्स का सेट हो विच के आर नॉट ऑल ज़ीरो, वो सारे के सारे ज़ीरो ना हो, सो दैट वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर। फिर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ आपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो देखिए पहले साई एन लिखा, ठीक है, क्या आएगा, साई एन किसके इक्वल आ जाएगा, आई इज़ इक्वल टू 1 n माइनस 1 साई 1 a1 साई 1, फिर आगे यहीं से स्टार्ट किया। अब i की वैल्यू n माइनस 1 के बाद i इज इक्वल टू n प्लस 1 और ये कहाँ तक जाएगी, n के साथ। तो साई यहाँ जाएगा ए आई साई 1। ठीक है, ये तब होगा जब तमाम स्केलर जो हैं वो ज़ीरो ना हो। द सेट साई 1 इज सेट टू बी लीनियर डिपेंडेंट। साई जो है हमारे पास क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। ये आपके पास यहाँ लीनियर इंडिपेंडेंट है और यहाँ लीनियर डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्केलर पे डिपेंड कर रहा है। डायमेंशन क्या है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस इज गिवन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स द स्पेस कैन हैव।
अब डायमेंशन क्या है वेक्टर स्पेस की, इज गिवन बाय अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। स्पेस की वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो है किस पे डिपेंड करती है, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पे डिपेंड करती है। फॉर इंस्टेंट इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अ स्पेस हैज़ इन एन, अगर आपके पास n वेक्टर्स हों psi1 psi2 psi and so on, this space is said to be n dimensional. In this dimensional vector space any vector psi can be expanded as a linear combination. ये तब जो है वो लीनियर मतलब आपके पास जो है वो n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी अगर कोई वेक्टर साई, कोई सा भी वेक्टर साई जो है उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आप एक्सपेंड कर सको, ठीक है ना। अभी लीनियर इंडिपेंडेंट में आपने क्या पढ़ा है कि यहाँ मतलब जो स्केलर्स होंगे वो क्या आने चाहिए, ज़ीरो। जब आप उसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो देखिए साई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 इंटू एन A1 साई 1, ठीक है ना। तो देखिए उसने कहा कोई एक साई ऐसा होना चाहिए जो किसके इक्वल आना चाहिए, मतलब जो आपको लीनियर कम्बिनेशन दे। तो यही चीज़ पीछे पढ़ के आए ना आप इंडिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट के लिए। बेसिस क्या है बेटा, जब आपने डायमेंशन की बात करनी है तो डायमेंशन में जो वेक्टर स्पेस होगी उसको हम मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट नंबर से देंगे, वेक्टर से देंगे, और उसमें एक ऐसा साई होगा जिसको आप लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। जबकि बेसिस में क्या होगा, द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बिलोंगिंग टू दैट स्पेस, ठीक है दोनों सेम है। देखिए डायमेंशन वेक्टर गिवन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस कैन हैव, और यहाँ क्या है, द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल, यही है ना, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट है, यहाँ क्या पॉसिबल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है जो कि उस स्पेस से बिलोंग करें। दिस सेट ऑफ वेक्टर्स टू बी डिनोटेड इन शॉर्ट बाय साई आई इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसको आप पूरे को कैसे लिखोगे, साई आई, तो इसका मतलब क्या है, ये बेस है किसकी, इसी वेक्टर स्पेस की। वाइल द वेक्टर्स साई 1 साई 2 साई n आर कॉल्ड द बेस वेक्टर्स, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, बेस वेक्टर्स कहलाएंगे। जब इनको कंबाइन करके लिखोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिस आ जाएगा। Although the set of these linear independent vectors is arbitrary, it is convenient to choose them orthonormal, ठीक है बेटा, ये आर्बिट्रेरी होती है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ये आर्बिट्रेरी हैं, और हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्थोनॉर्मल लेते हैं। मतलब इनका जो मतलब जब इन्हें मल्टीप्लाई करें या इनका स्केलर प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। देयर स्केलर प्रोडक्ट सेटिस्फाई द रिलेशंस, मतलब साई आई साई जे फाई जे जो है वो साई क्रॉनिकल डेल्टा आई जे के इक्वल आना चाहिए, और इसका मतलब ये है आई जे किसके इक्वल आएगा, 1 के। वेयर वेन एवर आई इज़ इक्वल टू जे, जब आई जे के इक्वल आएगा तभी बेटा इसका आंसर 1 होगा, अदरवाइज इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। द बेसिस इज सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल तब होगी अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, मतलब बेसिस जो है वो सेम होगी। अगर एक फंक्शन आई है तो दूसरा भी आई होना चाहिए, अगर एक जे है तो दूसरा भी जे हो, अगर एक के है दूसरा भी के हो। लेकिन अगर इस तरह नहीं है तो ऑर्थोनॉर्मल कैसे बन सकता है, अगर डिफरेंट बेसिस है आई जे तो उस वक्त आई को मस्ट भी इक्वल टू जे होना चाहिए, जे मस्ट भी इक्वल टू के होना चाहिए, के मस्ट भी इक्वल टू आई होना चाहिए, मतलब ये इक्वल होंगे तभी ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। The basis is moreover the basis is said to be complete if it spans the entire space, that is there no need to introduce any additional base vector, मतलब ये इसके इंटायर स्पेस को एक्सप्लेन कर सके तो बेटा मज़ीद हमें किसी भी बेस वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द एक्सपेंशन कोफिशिएंट A1 आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर साई, बेटा पीछे जब भी पढ़ के आए ना, A1 आपके पास जो है वो क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा वेक्टर साई का इन द बेसिस। ईच कंपोनेंट इज गिवन बाय द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द साई विद द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। देखिए क्या आएगा, आई जे ए जे किसके इक्वल आएगा, साई फाई जे इंटू साई, उसने कहा ना ईच कंपोनेंट इज गिवन बाय, ये ए जे आपके पास क्या है, ये आपके पास है वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन द बेसिस, ठीक है। तो अब ये कहते हैं ईच कंपोनेंट इज गिवन बाय द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फाई विद द कॉरस्पॉन्डिंग बेस, उसी बेस के साथ आपने क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट लेना है। देखिए ये ए जे है तो इसकी बेस क्या है, जे है, तो जो आपका फाई होगा वो भी इसी बेस का लेना है और इसका स्केलर प्रोडक्ट इसके साथ लेना है, साई के साथ। तो जी बेटा ये हमारे पास था हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज़ थी। इसके साथ बेटा है डायरेक्ट नोटेशन।
तो आज हम डायरेक्ट नोटेशन भी करेंगे और ये भी करेंगे। डायरेक्ट नोटेशन का जो है लिंक मैं आपको सेंड कर देती हूँ, वो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है और आप दोनों को अच्छे से समझिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, भी मिलते हैं।